हाँ टेक्निकल आदमी रखना पड़ेगा इसके लिए। सो द मिक्स एडिमा कॉमा, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मिक्स एडिमा कॉमा। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म का ही कॉम्प्लिकेशन है ये। हाइपोथायराइडिज्म में हमने मिक्स एडिमा पढ़ा ना। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा था पेशेंट को, जब हमने हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस किया तो हाइपोथायराइडिज्म में मिक्स एडिमा था। और मिक्स एडिमा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, कॉमा की फॉर्म में। कॉमा मतलब सीवियर चीज़ होगी, अब चीज़ें सीवियर होगी तो दैट इज मिक्स एडिमा कॉमा, नथिंग एल्स। क्या बात है, क्लियर है? ओके, सो इट मीन्स क्या मैं कह दूं कि ये एक सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है, हाँ, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि कॉम्प्लिकेशन है ये। सो दिस इज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज कॉमा, कौन सा कॉमा, मिक्स एडिमा कॉमा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज मिक्स एडिमा कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पर होना क्या है, होना यही है कि जो सिम्टम्स जो थे ना वो थोड़े से और सीवियर हो जाएंगे। यहाँ पर जो सिम्टम्स वहाँ पे आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे, सीवियर। ठीक है, सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज मिक्स एडिमा कॉमा। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तो यहाँ पर जो ये येलो वाला पेन दिख रहा है आपको, येलो नहीं दिख रहा होगा, ओके। सो वो क्या रहा है यहाँ पर, जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ T3 एंड द T4 वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। सिंथेसिस एंड T3 T4 बहुत ज़्यादा कम हो गया, सही है। और अगर सिंथेसिस ऑफ T3 T4 बहुत ज़्यादा कम हो गया तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है कैलोरी जेनेसिस बहुत जीरो या फिर बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम हो जाएगा ना, तो इस केस में अब जाकर पेशेंट को हाइपो जो है थर्मी हो जाएगा। क्या डेवलप होगा, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा बॉडी का। और जैसे हाइपोथर्मिया डेवलप होगा, क्या ये हाइपोथर्मिया पेशेंट को कोमा में लेके जा सकता है, हाँ, तो हाइपोथर्मिया से पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो इसीलिए मिक्स एडिमा में कोमा होगा। इसलिए जब हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन आ रही है ना तो जो है कोमा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जब हाइपोथायराइडिज्म बोला था तब मैंने कभी नहीं बोला था टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर। इज दैट क्लियर? अब देखो मिक्स एडिमा कोमा अचानक तो हो नहीं जाएगा ना, इसीलिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए कि जिस वजह से पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म तो ऑलरेडी है। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को मिक्स एडिमा कोमा क्यों होगा, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स लगेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो मिक्स एडिमा कोमा कर सकते हैं। सो मैं अगला हेडिंग लिखूंगा इसके अंदर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब प्रेसिपिटेट करेंगे किसको, मिक्स एडिमा कोमा। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर कोमा, विच कोमा, मिक्स एडिमा कोमा। So what are the precipitating factors here? Precipitating factors जो प्रेसिपिटेट करेंगे मिक्स एडिमा कोमा को। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, देखो बॉडी में कोई डिसऑर्डर अगर है ऑलरेडी, कोई सेकेंडरी डिजीज अगर बॉडी में है, ठीक है, तो लाइक डिजीजेस कंडीशन, मान के चलो कि पेशेंट को MI है, हार्ट अटैक आ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर पेशेंट को स्ट्रोक हो रखा है। स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन में स्ट्रोक है, MI हार्ट अटैक है, या फिर पेशेंट को ज़्यादा कुछ नहीं तो UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट कर सकती है, हाइपोथायराइडिज्म को बहुत ज़्यादा सीवियर कर सकती है। ज़्यादा सीवियर करेगी तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, मिक्स एडिमा कोमा। इज दैट ग्रेट? चलो, इसके अलावा और कोई दूसरा कॉज भी लिख सकते हैं क्या हम, हाँ, अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाए, क्या दिया जाए, एनेस्थीसिया, तो एनेस्थेटिक ड्रग भी क्या कर सकती है, मिक्स एडिमा कोमा। देन यूज ऑफ सेडेटिव या फिर ऑपियोइड ड्रग्स। अगर सेडेटिव ड्रग्स का या फिर ऑपियोइड ड्रग्स का यूज करें तो क्या कर सकते हैं, मिक्स एडिमा कोमा हो सकता है। अच्छा, पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म था, हमने दवाइयाँ दी, पेशेंट दवाइयाँ खाई नहीं। पेशेंट घर पे जाके दवाइयाँ खाता नहीं, बोलते टाइम पे खाओ, टाइम पे दवाई नहीं खाता, 3 दिन तक दवाइयाँ नहीं खा रहा। तो इसका मतलब अगेन ये चीज़ें हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। इट मीन्स उसको मैं वर्ड में कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए वर्ड लिखूंगा कंप्लाइंस नहीं है, इट मीन्स द नॉन कंप्लाइंस विद द ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज नॉन कंप्लाइंस विथ ड्रग्स। जो ड्रग्स है उनके साथ कंप्लाइंस उसका बैठ ही नहीं रहा, दवाइयाँ टाइम पे नहीं खाता, नॉन कंप्लाइंस विथ ड्रग्स। तो ड्रग्स अगर टाइम पे नहीं खाएगा तो हो सकता है। ठीक है, सेकंड इज एनेस्थीसिया, ANESTHESIA है ना,
एनेस्थीसिया। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है? अब तो 1.5-2 साल हो गया, अब तो आ जानी चाहिए। ठीक है। या फिर अचानक से क्या हुआ कि पेशेंट दवाइयाँ खाता था, लेकिन पेशेंट से अचानक पेशेंट ने अचानक से दवाइयाँ खाना बंद कर दिया। ठीक है, तो रैपिड विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, या फिर क्या बोलूँ मैं, रैपिड विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, कि पेशेंट पहले दवाइयाँ खाता तो था, लेकिन अचानक से उसने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया। तो ये कॉमन चीज़ें जो हो सकती है, ये कुछ कॉजेज है, कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से मिक्स्ड एडिमा कॉमा एक साथ आ सकता है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा बातें लिखी नहीं है, मैंने सिंपल सी स्लाइड के अंदर चीज़ें लिखी है। मैंने क्या क्या बोला आपको, मैंने क्या कॉम्प्लाइंस कॉम्प्लिकेशन है किसका, हाइपोथायराइडिज्म का, ये जस्ट एक कॉम्प्लिकेशन है किसका, हाइपोथायराइडिज्म का। ओके, ग्रेट। चलो, तो कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हमने डिस्कस करे। ओके, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हमने डिस्कस करे, एंड देन हमने कुछ जो है ये हो कैसे रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन है किसका, हाइपोथायराइडिज्म का। हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, मिक्स्ड एडिमा। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या पेशेंट में, तो पेशेंट में जितने भी फंक्शंस हो रहे थे वो सारे के सारे डाउन हो जाएंगे। पेशेंट में जो पहले जितने भी फंक्शंस हो रहे थे वो सारे कम हो जाएंगे ना, वही बात तो वही होगी ना, अंतर क्या आएगा, जितने फंक्शंस हैं वो सारे कम हो जाने। अब फंक्शन सारे कम क्या कैसे कैसे हो जाने, वो मेरे को समझना। तो देखो, हार्ट रेट क्या कम हो जाएगी, अगर मेरे को बताओ, अगर मैं पेशेंट का असेसमेंट करूँ, अगर पेशेंट का क्या करूँ मैं, असेसमेंट ऑफ पेशेंट, असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद मिक्स्ड एडिमा कॉमा अगर मैं करूँ, तो क्या मुझे ये बात की पूरी संभावना है कि पेशेंट के अंदर हार्ट रेट जो है वो बहुत कम मिलेगी। क्या ये कलर आपको दिख रहे हैं, क्या हार्ट रेट बहुत कम मिलेगी। अच्छा, दूसरी पर्सन के अंदर क्या रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन भी कम हो जाएगी, और रेस्पिरेटरी रेट अगर कम होगी तो क्या पर्सन में हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। अरे हाँ ना करो भाई, और यहीं पर आपकी फर्स्ट नेटरिंग प्रायोरिटी आ जाती है कि नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हाइपोक्सिया मैनेज करना है, ऑक्सीजन लगाने के लिए ये मैनेज करना। हाइपोक्सिया अगर हो गया तो उससे बेहतर, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ हो क्या सकती है, सबसे पहला काम यही मैनेज करना। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, हार्ट रेट कम होगी, रेस्पिरेशन रेट कम होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। देन बीपी का क्या होगा, तो बीपी फॉल करेगा, बीपी भी क्या कर जाएगा, यहाँ पर फॉल कर जाएगा, बीपी गिर जाएगा पेशेंट का। ना व्हाट होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होगा, गिरेगा, और टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि पेशेंट के जो हाथ पैर है ना वो एकदम ठंडे हो जाएंगे, आईसी कोल्ड फिट एंड हैंड, ICEY, आईसी कोल्ड हैंड एंड द फिट। उसके हाथ पैर आप चेक करना, उसके हाथ पैर जो है वो एकदम से एकदम बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। सर ठंडे तो हो सकते हैं, एसी में बैठा है, रूम में अगर बैठा है, चिल्ड रूम में, तो हाथ पैर वैसे नहीं, बाकी लोगों को गर्मी लगती है, इसके हाथ में ठंडे हो रखे हैं, कंपेरिजन करके देखो। ग्रेट है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि पर्सन है जो एसी में बैठा हुआ है, उसका आपने एक पैर टेस्ट किया, तो एक पैर टेस्ट का आपको कैसा एकदम ठंडा दिखा, एकदम से चिल्ड फील हो रहा है, हो सकता है एसी, लेकिन दूसरा पैर गर्म है, एक पैर तो एकदम ठंडा फील हो रहा है, दूसरा पैर गर्म है, इट मींस प्रॉब्लम कौन से वाले पैर में जिसमें ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद होगी इसका, क्योंकि ब्लड जब तक आता रहता तब तक तो क्या होती रहती, वहाँ पर हीट बनी रहती, लेकिन अब ब्लड ने आना बंद कर दिया, इट मींस वहाँ पर वो जो हाथ पैर है वो एकदम आईसी कोल्ड हो गया। यहाँ पर तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब थर्मोजेनेसिस बंद हो गया, मेटाबॉलिज्म कतई कम हो गया, मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पा रहा। रिजल्ट बाकी के जो हार्मोन है वो जरूर थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, लेकिन थायरोक्सिन की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं आता। क्या है बात क्लियर है? रिजल्ट मैंने क्या बोला, हट, ये वाइटल्स के डिस्कशन करिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो, टीपीआर भी बताया मैंने कि सब चीज़ें कम हो रही है, सब चीज़ें कम हो रही है। बताओ एक भी चीज़ अगर बढ़ रही है, हार्ट रेट कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, रेस्पिरेशन कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर इतना कम हो गया कि पेशेंट में क्या डेवलप हो गया, हाइपोथर्मिया। इतना कम हो गया कि पेशेंट में क्या डेवलप हो गया, हाइपोथर्मिया, और उसी से तो पेशेंट किसमें जा रहा है, कम आ रहा है। दैट इज मिक्स्ड एडिमा, सिंपल सी बात है। अच्छा, और भी कम होने की कैटेगरी में और भी चीज़ें कम होगी, जैसे कि ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा, इट मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया, और साथ ही साथ सोडियम का लेवल भी कम होगा, इट मीन्स हाइपोनेट्रीमिया। तो एवरीथिंग जो है, जो भी आपके दिमाग में है सब कम कर दो आप हार्ट रेट से लेके, वाइटल से लेके, ग्लूकोज और सोडियम भी सब कुछ कम कर देना। ग्रेट है। चलो, अच्छा, इतनी सारी बातें जब चली है तो एक बार हाइपोथायराइडिज्म की ईसीजी देखें, हाँ, ईसीजी इन हाइपोथर्मिया, क्योंकि यहाँ पर तो हाइपोथर्मिया हो रहा है ना,
और इससे क्वेश्चन आ जाता है और इस साल आया था। हाइपोथर्मिया के ईसीजी में क्या प्रेजेंट होगा बताओ भाई, क्या पीआर इंटरवल बढ़ेगा? हाँ, पहली चीज तो ये होती है कि इसमें पीआर इंटरवल बढ़ जाता है, पहली चीज तो। और दूसरा फीचर आपको याद हो जे वेव, कौन सी वेव? जे वेव, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था? ऑसबॉर्न वेव। कौन सी वेव? ऑसबॉर्न वेव, इट्स आल्सो नोन एज जे वेव। जे वेव कहाँ दिखती है? एट द जे पॉइंट पे। जे पॉइंट कहाँ पर है? ये पी वेव, क्यू आर एस इन द टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नोन एज जे पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज जे पॉइंट ना। तो जे पॉइंट थोड़ा सा उठ जाएगा, और जे पॉइंट उठ जाएगा तो कौन सी वेव दिख जाएगी? जे वेव। दैट पॉइंट इज नोन एज जे पॉइंट। तो जे पॉइंट पे अगर आपको वेव दिखे, दिस इज जे वेव। और जे वेव का अच्छा नाम क्या है? ऑसबॉर्न वेव। तो हाइपोथर्मिया की ईसीजी भी समझ में आ गई? अरे हाँ ना करो भाई, ग्रेट है। चलो, तो दिस इज मिक्स्ड एडिमा कोमा के जो है मैंने असेसमेंट फीचर लिखे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? 1% भी समस्या हो तो बताओ। नहीं, आई थिंक बहुत इजीली मैं बात कर रहा हूँ उससे। देखो मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक करी है इसमें, ये ऑसबॉर्न को डब्ल्यू लिख दिया मैंने, ऑस BORN है ना, BORN, ऑसबॉर्न। ओके चलो, मजा आ रहा है? मुझे किस बात से, ये बताओ पहले तो, क्यों, मतलब क्या रीजन है मजा आने का? क्या हो रहा है यहाँ पे जो वैसे डांस कर रहे हो तुम, मतलब हो क्या रहा है ऐसा जिसमें मजा आए? हाँ? चलो स्लाइड को उठा दो, मैं साइड कर दो है ना। मैं इनको नंबर देता हूँ ताकि आपके पास जब PDF रहेगा तो आपको मिल जाएगा। देखो स्लाइड को नंबर दे रहा हूँ मैं, नंबर 1, ठीक है। और इस स्लाइड को मैं नंबर दिलाऊँ नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, ओके। चल डिलीट ना होगा, हटा दो उसको, मैं साइड कर दूँ। चल, समझ में आना चाहिए बात है। राइट हैंड यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट का डिस्कशन करें, थर्ड स्लाइड की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे को क्या इंटरप्रिटेशन करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन करना है। चलो तो हम डिस्कस करेंगे क्या, इंटरवेंशन की। मेरे को समझ में तो आ गया कि क्या हो रहा है, मिक्स्ड एडिमा कोमा तो हो रहा है, बट इंटरवेंशन कैसे करें इन चीज़ों का, इंटरवेंशन डिस्कस करना है। ओके, इंटरवेंशन में सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी, सबसे पहला काम ही प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो आपका जो प्रायोरिटी फंक्शन होगा ना, वो है कि आपको एयरवे मैनेज करना है। ऑब्वियसली ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा था, तो सबसे पहला प्रायोरिटी वाला फंक्शन क्या है? एयरवे मैनेजमेंट। ये प्रायोरिटी, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि किसी पर्सन को मिक्स्ड एडिमा कोमा है तो नर्स की प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? दैट इज एयरवे मैनेजमेंट। सही है। एयरवे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ गुडल्स एयरवे और द एनीथिंग जो भी उस टाइम पे सूटेबल हो, ठीक है। तो एयरवे मैनेजमेंट पहला काम। दूसरा, पेशेंट का जो बेड है उसका बेड का हेड साइड उठा दो थोड़ा सा, ठीक है। तो हेड जो एंड है, हेड एंड ऑफ बेड का क्या करना है? एलिवेशन। कि उससे क्या फायदा होगा? पेशेंट में कभी भी सीजर्स आ सकते हैं तो एस्पिरेट कर सकता है, तो ये क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा किसको? चांसेज ऑफ एस्पायरेशन। एस्पिरेशन के चांसेस जो है क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग। चलो मुझे बताओ, क्या हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था पर्सन के अंदर? हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, डिहाइड्रेशन भी हो रहा था, तो क्या मुझे IV रूप से पेशेंट में NS लगानी चाहिए, नॉर्मल सलाइन लगाना चाहिए? अच्छा, पेशेंट में क्या हाइपोग्लाइसीमिया भी हो रहा था, और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था तो क्या 10% डेक्स्ट्रोज लगाना चाहिए? लेकिन कौन से रूट से? IV रूट से। तो IV से NS भी लगाएंगे और 10% डेक्स्ट्रोज भी लगाएंगे, ग्रेट है। ताकि हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करना है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चल, अब इंपॉर्टेंट बात आती है ड्रग्स की। ये तो आपने बेसिक नर्सिंग वाली चीज कर दी। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या? तो भाई हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट क्या हो रहा था? ड्रग्स क्या थी? लेवोथायरॉक्सिन। ड्रग कौन सी थी आपके पास? लेवोथायरॉक्सिन। वहां पे लेवोथायरॉक्सिन आप कौन से रूट से दे रहे थे? ओरल से, टैबलेट दे रहे थे। यहाँ टैबलेट देने से काम चलेगा नहीं, तो कौन से रूट से लगाना पड़ेगा? IV। तो बस यहाँ पर अंतर इतना सा करना है कि मेरे को IV रूट से लेवोथायरॉक्सिन ऐड कर देना। तो IV लेवोथायरॉक्सिन,
इज दैट ग्रेट? पहले बॉलस देंगे फिर मेंटेनेंस डोज पे डाल देंगे पेशेंट। ठीक है, एक और ड्रग आती है इसमें आईवी टीओ थायरोनिन। ये आईवी टीओ थायरोनिन जो थायरोनिन ना, ये मैं आपको जब हाइपोथायरॉयडिज्म की ड्रग्स पढ़ा रहा हूँ तब इनके नाम लिख लिया होंगे। ठीक है, बाकी आपको यूज मोस्ट कॉमनली हम कौन सी यूज कर रहे होते हैं? आईवी लीवो थायरोक्सिन। ठीक है, जो आप नॉर्मली जानते हैं। सही बात है ना? आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं। ओके, देन उसके अलावा हम अपने बेसिक फंडे के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर एक ड्रग आपको जो है स्टेरॉइड यूज करना पड़ेगा। स्टेरॉइड यूज करेंगे तो आईवी रूट से देना पड़ेगा। और आईवी स्टेरॉइड कौन से यूज करते हैं यहाँ पर? हाइड्रोकॉर्टिजोन। हाइड्रोकॉर्टिजोन 100 mg की प्रिपरेशन में इस पेशेंट को देते हैं। हाइड्रोकॉर्टिजोन हमने और कहाँ दिया था? एडिसोनियम क्राइसिस में। ठीक है, और एक्यूट सीवियर अस्थमा का अटैक होता है तब भी है। बहुत ही कुछ केसेज है जहाँ पर स्टेरॉइड देने होते हैं आईवी, तो उसमें से एक जगह है, तो ये ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जिनके ऊपर क्यू में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पेशेंट को ठंडा रखने की ठंडा रखने की जरूरत है, गर्म रखने की जरूरत है? बताओ, पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस है या हॉट इंटॉलरेंस है? कोल्ड है ना, तो कोल्ड है तो पेशेंट को कैसा रखोगे? वार्म। ठीक है, तो कीप पेशेंट वार्म। हाइपोथर्मिया हो रहा है ना भाई, तो पेशेंट को वार्म रखना है ना, कीप पेशेंट वार्म। हाइपोथर्मिया तो गर्म ही रखोगे, ठंडा करके मारना थोड़ी ना उसने, कीप पेशेंट वार्म। ठीक है, बाकी उसके अलावा पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करना है, बीपी मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना है, मेंटल स्टेटस मॉनिटर करना है। ठीक है, बाकी तो आप लिख दो। और भी फालतू की चीज़ें जैसे कि मॉनिटर करना है क्या, वाइटल्स। ये पेन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल तो रहा हूँ। मेंटल स्टेटस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड द ग्लूकोज, क्योंकि कम होते हैं ना सारी चीज़ें। क्या ये बात क्लियर है? और ये आपकी तीसरी स्लाइड कंप्लीट हो गई फॉर द मिक्सेडिमा कॉमा। क्या यहां तक बातें क्लियर है सब? यहां तक बेसिकली मैं आपको 3 स्लाइडों के अंदर जो है कंप्लीटली मिक्सेडिमा कॉमा डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मिक्सेडिमा कॉमा आपके सामने लिखा है। आई थिंक बहुत सिंपली लिख दिया मैंने, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मिक्सेडिमा कॉमा जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जस्ट सिंथेसिस कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला गया तो कॉमा में चला गया। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मैंने कुछ एक लिखे, देन मैंने एक असेसमेंट किया पेशेंट का, तो ऑब्वियसली बात है हाइपोक्सिया और सारी चीज़ें हो रही है, ईसीजी हाइपोथर्मिया में क्या आ रही है वो भी आपको याद रखनी है। और देन उसके बाद इंटरवेंशन में हमने प्रायोरिटी इंटरवेंशन तो एयरवे मैनेजमेंट है, बाकी तो आप आईवी जो है लेवोथायरोक्सिन और द आईवी हाइड्रोकॉर्टिजोन 2 चीज़ें याद रखें और पेशेंट को वार्म रखना है और डेक्स्ट्रोज वगैरह तो लगानी है, मॉनिटर करना है पेशेंट को। आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया। चलो इसी के अंदर एक मैं स्लाइड और ऐड कर रहा हूँ कि मैं कुछ मिसलेनियस बातें जो थोड़ी बहुत जो रह जाती हैं उन बातों को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, सब मिसलेनियस पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है अदर पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। ओके, मिसलेनियस पॉइंट में पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो, जैसे कि टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफेक्ट इन हाइपोथैलेमस। ठीक है, जी। दूसरा जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं विच इज मिक्सेडिमा मैडनेस। मिक्सेडिमा मैडनेस, कभी कभार क्या होगा कि मिक्सेडिमा जब हो जाता है ना पेशेंट में, तो पागलपन के दौरे आने लगते हैं, मैडनेस आने लगती है। इट मीन्स उसमें कौन से फीचर आते हैं? साइकोसिस जो है ना, साइकोसिस के जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगे, तो अगेन प्रॉब्लम तो है। एक मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ विच इज सब क्लिनिकल
हाइपोथायरॉयडिज्म। व्हाट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म? आई थिंक आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म तो है लेकिन क्लिनिकल लेवल तक नहीं पहुंचा। कैसे नहीं पहुंचा कि इस पेशेंट में जब आप टेस्ट करोगे ना तो पेशेंट में TSH का लेवल तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। TSH क्यों बढ़ रहा है? इट मीन्स T3 एंड T4 नॉर्मल है। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने कि T3 एंड T4 तो नॉर्मल है। इट मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे कहा फिर आपने इसको? जब आप कह रहे हो कि T3 T4 नॉर्मल, तो हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे कह रहे हो? आप इसको देखो, TSH को देखो। TSH बढ़ा इसलिए T3 T4 नॉर्मल हो गया। TSH बढ़ा इसलिए T3 T4 नॉर्मल हो गया। बाकी है ये केस किसका? हाइपोथायरॉयडिज्म का। लेकिन अभी तक का कंडीशन ऐसी हो गई कि T3 T4 भी नॉर्मल कम हो गया? नहीं हुआ। इट मीन्स केस अभी भी कैसा है? सब क्लिनिकल। इसीलिए हमने इसको, अगर ये T3 T4 भी कम हो जाता तो मैं इसको हाइपोथायरॉयडिज्म लिख देता ना अभी। लेकिन क्या हाइपोथायरॉयडिज्म बोलूंगा इसको? नहीं बोल सकता। तो क्या बोलूंगा उसको मैं? सब क्लिनिकल। बिकॉज ऑफ T3 T4 नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि TSH ने बढ़ के उन्हें भी नॉर्मल रखा हुआ। तो इस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म किसके बिहाफ पे आप कह रहे हो? TSH के बिहाफ पे। तो क्या इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं, इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। बट इफ TSH इज ग्रेटर देन 10, अगर TSH की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाती है ना तो फिर लो डोज पे ड्रग देना शुरू करना पड़ता है। ठीक है, देन स्टार्ट मेडिकेशन एट वेरी लो डोज। ठीक है, तब जरूर ड्रग देने की जरूरत पड़ती है। बिकॉज हमको पता है अब तो होना ही, हो ही जाना आगे चल के हाइपोथायरॉयडिज्म। बट दैट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। आई थिंक कोई इशू इसमें नहीं। दैट्स ऑल अबाउट द सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। बताओ कोई दिक्कत? ये मैंने मिसलेनियस जो पॉइंट थे वो स्लाइड के अंदर डिस्कस कर दिया। ठीक है, ओके आगे चलें। चलो, इसी स्लाइड के अंदर मैं एक आधे पॉइंट और डिस्कस करूंगा आपसे अबाउट द थायराइडाइटिस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज थायराइडाइटिस। ओके, मतलब समझाने का मतलब है नहीं। थायराइडाइटिस यू ऑल नो, आइटिस लग रहा है, इट मींस इन्फ्लेमेशन। किसी वर्ड के पीछे अगर इन्फ्लेमेशन अगर समझाना तो आइटिस लगा दो। तो अगर थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो रहा तो थायराइडाइटिस। ओके, थायराइडाइटिस काफी टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मोस्ट कॉमन टाइप का जो थायराइडाइटिस इंडिया के अंदर बताया था, विच इज हाशिमोटो। तो एक टाइप का जो थायराइडाइटिस है वो कौन सा है? हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ओके, हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर क्या बन रही थी? एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज? एंटी TPO एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज बनती है? एंटी TPO एंटीबॉडीज। ओके, मैं इसके बारे में 2-3 लाइनें साइड में लिख सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइडाइटिस। ऐसा ज्यादा कॉमन किस में होगा? मेल में या फीमेल में? यू ऑल नो दैट फीमेल में होना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगेन मैं इसके बारे में दूसरी बात भी लिख सकता हूँ, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली ना। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो इसमें एक तो एंटीबॉडी कौन सी बनती है? एंटी TPO एंटीबॉडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा और भी एंटीबॉडी बनती है। मैंने आपको मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी बताई थी, एंटी TPO, एक याद रखनी थी। बाकी और भी है, एक है जैसे कि एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। थायरोग्लोबुलिन प्रिकर्सर होता है इसका थायरोक्सिन हार्मोन्स का। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। एक होती है एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। लेकिन आपको मैंने एक याद रखने के लिए बोला था, आप कौन सी याद रखोगे? एंटी TPO एंटीबॉडी, विच इज द इम्पोर्टेंट, बिकॉज वही है जो मोस्ट कॉमनली देखी होती है।
इसी से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, कौन सा वाला, क्या बोलते हैं, इन पेशेंट विथ हाशिमोटो थायराइडाइटिस, तो बताओ T3 T4 लेवल का क्या होगा, बढ़ेंगे या कम होंगे? बोलो भाई, T3 T4 लेवल बढ़ते हैं कम होते हैं? इसमें ना थोड़ा सा ग्लिच है, T3 T4 ना बढ़ते हैं फिर कम होते हैं। कैसे, सोचो भाई, अगर एंटीबॉडी बनी तो एंटीबॉडी आके थायराइड के फॉलिकल को डैमेज करेगी, और थायराइड के फॉलिकल डैमेज होंगे तो उनसे जो भरा हुआ हार्मोन है वो तो निकलेगा ना बाहर, वो तो हार्मोन बाहर निकलेगा ना, वो हार्मोन निकलेगा बाहर तो T3 T4 बढ़ेगा। सही बात है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल मतलब शुरुआत में, डिजीज की शुरुआत में तो क्या होता है, T3 T4 बढ़ता है, डिजीज की शुरुआत में T3 T4 बढ़ता है, लेकिन लेटर ऑन बाद में जाके ये कम हो जाता है, बिकॉज बाद में तो ग्लैंड डैमेज कर दी उन्होंने। तो बाद में दूसरी स्टेज में जब जाते हैं, लेटर स्टेज में हम जब जाते हैं, बाद की स्टेज में यानी कि प्रोग्रेस जब डिजीज कर जाती है, तब जाके ये जो है कम होगा। अब बात समझ में आ गई, ग्रेट है। तो आपको तो यही याद रखना होता है, अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछेगा तो आपको T3 T4 कम ही बताना है, लेकिन शुरुआती अवस्थाओं में T3 T4 बढ़ता है। पूरी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन अकेला हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर होता है, बाकी कोई सा हार्मोन स्टोर नहीं होता। तो इस स्टेटमेंट को चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो जीके के तौर पे, थायरोक्सिन इज द ओनली हार्मोन दैट कैन बी स्टोर। बाकी के हार्मोन स्टोर नहीं होते, वो बनाए जाते हैं जब, ठीक है। थायरोक्सिन स्टोर हो जाता है 2-3 महीने के लिए। ग्रेट है, साइड में जस्ट एक ब्लॉक बना के, बोर्ड बना के आप उसमें लिख सकते हैं। ओके, है ना। शुरुआती अवस्था में T3 T4 बढ़ते हैं, क्यों बढ़ने का रीजन क्या है? अगर रीजन देना चाहोगे तो आप रीजन लिख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया, ड्यू टू फॉलिकल डैमेज, क्योंकि फॉलिकल क्या हो रहे हैं यहाँ पर, शुरू में डैमेज हो रहे हैं ना, बाद में तो ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो जाएगा, ग्लैंड खत्म हो जाएगी, ग्लैंड तो खराब हो जाएगी ना, ग्लैंड खराब हो जाएगी तो T3 T4 बनेगा ही, फिर कम हो जाएगा। लाइटर स्टेज में जाकर कम होगा, शुरुआती स्टेज में तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉलिकल डैमेज हो रहे हैं, फॉलिकल के अंदर भरा हुआ जो हार्मोन वो तो बाहर निकले, वो बाहर निकलेगा तो T3 T4 शुरू में तो बढ़ेगा, लेकिन बाद में कम होगा। ग्रेट है, दैट इज ऑल अबाउट द ओके। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट क्या है हाशिमोटो थायराइडाइटिस का? तो NSAID हम दे रहे होते हैं पेशेंट को। NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, उसके साथ में लेवोथायरोक्सिन, लेवोथायरोक्सिन, बिकॉज अब थायराइड हार्मोन कम हो रहा है तो लेवोथायरोक्सिन और NSAIDs, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया आपका कौन सा, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, पहला टाइप का थायराइडाइटिस। ओके, अच्छा, इसके अलावा और भी तरह के थायराइडाइटिस है क्या? हाँ है। एक मैंने आपको शुरू में लिखा था, कौन सा, रिडल्स, कौन सा लिखा था हमने शुरू में, रिडल्स, उसको भी लिख लिया। द सेकेंड ऑफ इज रिडल थायरोडाइटिस। रिडल थायरोडाइटिस के अंदर तो क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है। तो थायराइड जो ग्लैंड है वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, हार्ड थायराइड ग्लैंड ड्यू टू फाइब्रोसिस। अच्छा, अगर थायराइड ग्लैंड हार्ड हो गई तो उसकी वजह से वोकल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ेगा, और वोकल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ेगा ना तो आवाज खराब हो जाएगी, तो स्ट्राइडर साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा? तो इसकी वजह से यहाँ पर स्ट्राइडर प्रेजेंट होगा एक तो, और दूसरी चीज प्रेजेंट होगी विच कि पेशेंट जब वो खाना निकलेगा तो खाना निकलने में तकलीफ आएगी, साइज इतना बढ़ जाएगा, फिर फ्रैग्रेंस हो जाएगा, तो दिस इज डिस्फेजिया। तो सेकंड थिंग इज डिस्फेजिया। जिसमें लाइनें लिख रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है नहीं, इसीलिए हम इस टॉपिक को ज़्यादा ब्रीफली ही देख के बस निकल जा रहे हैं साइड बाई साइड, है ना। इंपॉर्टेंट है नहीं ये टॉपिक, नर्सिंग आस्पेक्ट तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं साइड बाई साइड निकल जा रहा हूँ उसको जस्ट छू के हल्के से। ओके, ये दो तरह के मैंने थायराइडाइटिस आपसे डिस्कस करे। एक तरह का थायराइडाइटिस और होता है, उसको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसको आई थिंक ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर जगह है मेरे पास।
तीसरे टाइप का थायराइडाइटिस डी okay. So the third type of thyroiditis is D. Kervin. इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लीजिएगा, ग्लिच कर रहा है। तीसरे टाइप का थायराइडाइटिस डी कर्विन थायराइडाइटिस। थोड़ा सा नाम अजीब है बट नथिंग टू वरी आउट। डी कर्विन, ठीक है, डी कर्विन थायराइडाइटिस ऑल्सो नोन एज सब एक्यूट थायराइडाइटिस, इसका दूसरा नाम भी होता है, दिस इज सब एक्यूट थायराइडाइटिस। इसमें क्या है खास, कॉज खास है, कॉज क्या है, ये होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन की, किसी वायरल इन्फेक्शन के, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, दिस इज नोन एज डी कर्विन थायराइडाइटिस। ये सेल्फ लिमिटिंग है, सेल्फ लिमिटिंग होने का मतलब अपने आप ही हील हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी नथिंग टू बी वरीड। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? ये मैंने आई थिंक आपका कंप्लीट जो पोर्शन है वो खत्म हो गया, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं एक साथ ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। कोई इशू यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो ये जो हमारा टॉपिक था विच इज कॉम्प्लिकेशन, कौन सा, मिक्स एडिमा कोमा, और साथ ही साथ में दूसरा टॉपिक कौन सा, थायराइडाइटिस, दोनों टॉपिक मैंने एक साथ उसमें खत्म किया। इज दैट ग्रेट?